हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे आर्टिकल 35। ओके। आर्टिकल 35 जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर इसके कंटेंट को पूरे डेप्थ में समझा जाए तो। आर्टिकल 35 कहता है पावर टू फॉर्म लेजिस्लेशन ऑन प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान के पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 में जो प्रोविजंस या फंडामेंटल राइट हैं उनके ऊपर जो भी लेजिस्लेशन या स्टेट्यूटरी लॉ बननी है, यानी जो भी कानून बनने हैं उनको बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ये आर्टिकल 35 की मोटी मोटी बात है। अगर अब आर्टिकल 35 की ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ा जाए तो आर्टिकल 35 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट ऑफ। ठीक है, तो डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इस संविधान में जो कुछ है, ठीक है, उन सब के बावजूद, ठीक है, मतलब वॉट एवर देयर इज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट, क्लॉज ए कहता है कि पार्लियामेंट शैल हैव, ओके, एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल नॉट हैव पावर टू मेक लॉज। तो क्लॉज ए ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार होगा और स्टेट लेजिस्लेचर के पास अधिकार नहीं होगा, ठीक है, उन मामलों पे लॉज बनाने के लिए जो क्लॉज ए के सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में गिवन है। तो अगर हम क्लॉज ए के सब क्लॉज 1 को देखें तो क्या कहता है, with respect to any of the matter which are under clause 3 of article 16, clause 3 of article 32, article 33 and article 34 may be provided for by law made by parliament। तो सब क्लॉज 1 ये कहता है कि आर्टिकल 16 के क्लॉज 3, आर्टिकल 32 के क्लॉज 3, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 इनमें जो भी मामले हैं, ठीक है, इन पे जो भी प्रोविज़न लेजिस्लेशन बनने हैं उसको बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि आर्टिकल 16 क्लॉज 3, आर्टिकल 32 क्लॉज 3, 33, 34 इन पे लॉ बनाने का जो एक्सक्लूसिव राइट है, ठीक है, जो अधिकार है वो पार्लियामेंट को ही सिर्फ क्यों मिला। ठीक है, तो हम इनके कंटेंट को देखते हैं। देखिए आर्टिकल 16 जो है वो कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी भारत के सभी नागरिक को सरकारी नौकरी में इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 ये कहता है कि सरकार, ओके, स्टेट और स्टेट का कोई भी कंपोनेंट जब भी किसी सरकारी नौकरी में भर्ती करेगा तो वो भारत के किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता इन 7 ग्राउंड पे: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेजिडेंस। ठीक है, यानी आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 जो है वो ये कहता है कि रेजिडेंस के आधार पे, निवास स्थान के आधार पे किसी भी सरकारी नौकरी में किसी व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट या इंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा और किसी व्यक्ति को उसके रेजिडेंस के आधार पे डिस्क्रिमिनेट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर रीजन से है, ठीक है, तो उसको उस रीजन के होने की वजह से कोई खास सुविधा नहीं मिलेगी, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी और रीजन से है तो उसको उस नौकरी में डिनाई नहीं की जा सकती, यानी कि निवास स्थान के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। वहीं पे आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 ये कहता है कि स्टेट के पास ये अधिकार है कि वो रेजिडेंस या डोमिसाइल के आधार पे सरकारी नौकरी में भर्ती कर सकती है अगर स्टेट को ये ज़रूरी लगता है तो, यानी अगर स्टेट को ये ज़रूरी लगता है कि रेजिडेंस या डोमिसाइल के आधार पे सरकारी नौकरी में भर्ती करनी है किसी रीजन में तो वो कर सकती है। ठीक है, अब ये जो एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 में ये इसलिए दिया गया, ठीक है, बिकॉज ये आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 का वायोलेशन है, बिकॉज रेजिडेंस के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए था। पर क्लॉज 3 ये कहता है कि स्टेट रेजिडेंस या डोमिसाइल के आधार पे सरकारी नौकरी में भर्ती कर सकती है अगर इसको ज़रूरी लगता है। तो ऐसा स्टेट उस केस में करती है जब स्टेट को लगता है कि इंडिया यानी हमारे भारत के
कोई ऐसा मतलब भारत का कोई ऐसा टेरिटरी या कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे लोगों की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन यानी उनकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वो बहुत बैकवर्ड है, बहुत पुअर है, तो उस रीजन के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ये प्रोविज़न बना सकती है कि वहाँ पे जो भी सरकारी नौकरी अवेलेबल होंगे वो उसी रीजन के लोगों के लिए होगा, यानी उसी क्षेत्र के लोग उन सरकारी नौकरियों में बैठेंगे, जिन भी पोस्ट पे वो रिज़र्व कर देंगे सीट गवर्नमेंट। तो आर्टिकल, अब देखिए 35 के क्लॉज ए का जो सब क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि ये आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 में ये जो बात है, ये मतलब कि भारत के किसी क्षेत्र में रेजिडेंस या डोमिसाइल के आधार पे सरकारी नौकरी में भर्ती होगी, उसके लिए जो भी कानून या प्रोविज़न बनने हैं उसका अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती, ठीक है। अब स्टेट को इसलिए बार्ड किया गया है बिकॉज स्टेट में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपने रीजन के लोगों के साथ बायस हो सकती है, ठीक है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टेट के मतलब अगर कोई पर्टिकुलर राज्य आप पकड़े तो उस राज्य के अलग अलग क्षेत्र में उनकी मतलब पकड़ होती है, तो अपने रीजन को लेके बायस्ड लॉज ना बनाए लोग, ठीक है। इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर को ये राइट नहीं गिवन है, ये राइट सिर्फ पार्लियामेंट को गिवन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 32 के क्लॉज 3 में क्या मेंशन्ड है। देखिए आर्टिकल 32 ये कहता है, आर्टिकल 32 का क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट। अब आर्टिकल 32 का क्लॉज 2 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो स्टेट के किसी भी कंपोनेंट यानी स्टेट के किसी भी मशीनरी के खिलाफ, ठीक है, किसी भी हिस्से के खिलाफ रिट इशू कर सकती है। एंड दीज रिट्स आर मैंडमस, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्सियोरारी एंड क्यू वारंटो। आर्टिकल 32 पे जब मैं डिटेल लेक्चर बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो रिट पावर्स होते हैं ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को गिवन है। अब आर्टिकल 32 का क्लॉज 3 ये कहता है कि पार्लियामेंट किसी लोकल कोर्ट को, ठीक है, पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाकर जो भी कोई लोकल कोर्ट या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है उसे भी रिट इशू करने का पावर दे सकती है। मतलब कोई लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के पास भी ये पावर पार्लियामेंट दे सकती है कि वो इन 5 रिट में से कुछ रिट यूज कर सकते हैं, कुछ रिट इनमें से कुछ रिट्स के पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर जो भी रिट ये लोकल कोर्ट्स यूज करेंगे वो अपने उस लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कोई रिट मान लीजिए हैबियस कॉर्पस रिट यूज करती है अगेंस्ट पुलिस जो भी उस ज्यूरिसडिक्शन में आती है, कोई पुलिस स्टेशन है, अब ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर के किसी पुलिस स्टेशन के अगेंस्ट हैबियस कॉर्पस रिट इशू कर देती है। तो कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट बाय लॉ रिट इशू करने का पावर अगर किसी लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट को देती है तो वो इन रिट पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, यूज कर सकता है, पर उसे अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही यूज करना पड़ेगा। ये आर्टिकल 32 का क्लॉज 3 कहता है। अब आर्टिकल 32 के क्लॉज 3 के मामलों को लेकर जो भी प्रोविज़न या लॉ बनाने हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। तो आर्टिकल 32 में भी ये मेंशन था, तो यहाँ पे भी उसको मेंशन कर दिया गया। आर्टिकल 33 जो है वो डील करता है आर्टिकल 33 डील करता है आर्टिकल 33 जो है वो डील करता है सर्टेन प्रोफेशन से। मतलब इंडिया में कुछ ऐसे मतलब देयर आर सर्टेन प्रोफेशंस जहाँ पे पार्लियामेंट बाय लॉ उन प्रोफेशंस के अंदर काम करने वाले जो भी पर्सनल्स या पर्सन होते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ओके, सो आर्टिकल 33 में ये मैंने आपको पढ़ाया था कि पार्लियामेंट बाय लॉ
आर्म्ड फोर्स पर्सनल हो गए या पुलिस फोर्सेस हो गई या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो अदर फोर्सेस हैं, ठीक है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिसर्स हैं, और इन डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो टेलीकम्युनिकेशन, जो इनके कम्युनिकेशन लाइंस को हैंडल करते हैं, जो इनके कम्युनिकेशंस को मैनेज करते हैं, ठीक है, इन सभी पर्सनल्स के फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है, इनके कुछ फंडामेंटल राइट्स इनके पास नहीं होते हैं, ठीक है। और जब ये लोग ये प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं तो इन्हें ये पता होता है, तो ये लोग वॉलेंटरली, मतलब अपनी मर्जी से उस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, और उस प्रोफेशन को ज्वाइन करते ही उस प्रोफेशन का ये कंडीशन है कि आपके फंडामेंटल राइट्स आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आर्टिकल 33 के मामले में, ठीक है, उन प्रोफेशंस के मामले में कौन से फंडामेंटल राइट्स उनके पार्लियामेंट छीन लेगी या डिसमिस कर देगी, रिड्यूस कर देगी, उसके मामले में जो कुछ भी प्रोविजंस लॉ बनानी है वो पार्लियामेंट बनाएगी। आर्टिकल 34 जो है वो मार्शल लॉ से डील करता है। तो मार्शल लॉ के केस में इंडिया के किस हिस्से में मार्शल लॉ लगना है ये सिर्फ पार्लियामेंट तय कर सकती है। मार्शल लॉ के दौरान कौन से फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्टेंस में होंगे, ठीक है, या सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाएंगे। मार्शल लॉ के लिए जो भी प्रोविजंस बनने हैं, ठीक है, कि वो कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, और वो सारा प्रोविजंस, सब वो सारे जो लॉज प्रोविजंस हैं उसको बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। यानी कि आर्टिकल 16 क्लॉज 3 अब आप समझ गए, आर्टिकल 32 का क्लॉज 3 आप समझ गए, आर्टिकल 33 समझ गए, 34 समझ गए। तो इन 4 आर्टिकल से जुड़े जो भी मामले हैं उन पे जो भी प्रोविज़न या लॉ बनना है उसे पार्लियामेंट ही बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती। अब आर्टिकल 35 के क्लॉज ए का जो सब क्लॉज 2 है वो क्या कहता है? फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट ऑफ दोज एक्ट्स विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसेस अंडर दिस पार्ट। अब दिस पार्ट का मतलब है पार्ट 3, यानी पार्ट 3 के अंदर वो ऐसे आर्टिकल, ठीक है, जिनकी वायलेशन एक पनिशेबल ऑफेंस होगी और उन पनिशेबल ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट तय करना है, ठीक है, कि क्या पनिशमेंट होगा, कितना पनिशमेंट होगा, उसके रिगार्डिंग जो भी लॉज और लेजिस्लेशन है वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे पार्ट 3 में ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जिनका वायलेशन एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है, और उन पे जो लॉज बननी है, ठीक है, उस पनिशमेंट के लिए वो पार्लियामेंट बनाएगी। सो अगर मैं ऐसे आर्टिकल्स की बात करूं तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 17 है, जिसको हम आर्टिकल 17 को कहते हैं अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, यानी कि कोई भी व्यक्ति इंडिया में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। और इसके लिए पार्लियामेंट ने 2 लॉ बना रखे हैं। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी एक्ट 1955 और दूसरा है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। ओके, आई थिंक इट इज़ 1989। ऑल राइट, सो ये 2 एक्ट हैं, ओके, जो कि आप ईयर चेक कर लेना। ओके, तो ये 2 एक्ट हैं जो अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो पनिशेबल ऑफेंस है। साथ ही साथ इन दोनों एक्ट का जो कवरेज है वो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए को भी कवर करता है। बिकॉज अच्छा, ये जितने भी एक्ट हैं, आर्टिकल्स, इनको मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, यहाँ मैं बस ब्रीफली इनके रेलेवेंस को कनेक्ट कर रहा हूँ। आपको डिटेल पढ़ना है तो आप रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स के लेक्चर देख लो। और मैंने आपको आर्टिकल 15 में पढ़ाया था कि आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 का सब क्लॉज ये कहता है कि किसी भी सिटीजन को किसी भी पब्लिक प्लेस, यानी कि किसी शॉप, रेस्टोरेंट या प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट में जाने से नहीं रोका जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, सो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 ग्राउंड्स पे किसी भी सिटीजन को किसी शॉप में, रेस्टोरेंट में या प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में जाने से नहीं रोका जा सकता। और अगर कोई व्यक्ति या प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रोकते हैं तो वो भी एक तरह की अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना हुआ, एंड इन दैट केस कोई भी एक्ट लग सकता है। ओके, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट
1989 भी लग सकता है, और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी एक्ट 1955, ओके, ये भी लग सकता है। साथ ही साथ जो तीसरा आर्टिकल जो कि जिसकी वायलेशन एक पनिशेबल ऑफेंस है वो है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है, ठीक है, ये मतलब आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है कि ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग नहीं की जा सकती, यानी ह्यूमन बींग्स को एज ए कमोडिटी बाई एंड सेल नहीं की जा सकती, स्पेशली वीमेंस का फॉर सेक्स वर्क, ओके। और किसी को फोर्स लेबर, ओके, मतलब लेबर विदाउट पेमेंट या किसी के विल के अगेंस्ट उससे लेबर नहीं ली जा सकती, और अगर ऐसा कोई करता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, और इसके लिए जो लॉज हैं वो है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956, और फोर्स लेबर के लिए है मिनिमम वेजेज एक्ट ऑफ 1976। और एक और आर्टिकल है जिसकी वायलेशन एक पनिशेबल ऑफेंस है, जिसके लिए पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन है, वो है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बच्चों को एम्प्लॉय नहीं की जा सकती, जो 14 साल तक के हैं उससे कम के हैं, उनको किसी भी हजार्डस इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में या फिर कहीं भी एम्प्लॉय नहीं की जा सकती ड्यूरिंग देयर स्कूल आवर्स, ओके। और उनको एज ए सर्वेंट भी हायर नहीं की जा सकती। अगर ऐसा कोई करता है तो CLPR एक्ट यानी कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986 के तहत ये पनिशेबल ऑफेंस है। तो हमारे पार्ट 3 में आर्टिकल 15 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ये वो आर्टिकल्स हैं जिनकी वायलेशन एक पनिशेबल ऑफेंस है, और इनके लिए जो भी ये लेजिस्लेशन यानी इनके पनिशमेंट के लिए जो लेजिस्लेशन बनने हैं ये बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट ने ही बनाए हैं, ठीक है। अब हम आर्टिकल 35 के क्लॉज बी को पढ़ते हैं। क्लॉज बी कहता है एनी लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि भारत के टेरिटरी में हमारा संविधान लागू होने से पहले जो भी लॉ चले आ रहे थे, जो भी लॉ ऑपरेशन में थे, विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स रेफर्ड इन सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज ए, ठीक है, यानी कि हमारे क्लॉज ए के सब क्लॉज 1 यानी आर्टिकल 16 क्लॉज 3, 32 क्लॉज 3, 33, 34, इनके मामले में संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून चले आ रहे थे जो इन मामलों से डील करते थे, या फिर उन पनिशमेंट के मामलों से डील करने वाले कानून जो कि हमारे क्लॉज ए के सब क्लॉज 2 में गिवन है, ठीक है, वो सारे के सारे कानून चलते रहेंगे जब तक से पार्लियामेंट उन्हें रिपील यानी कि निरस्त नहीं करता, ऑल्टर यानी कि चेंज नहीं करता, अमेंड यानी कि उनमें कुछ घटाता या बढ़ाता नहीं है। मैं इनका मतलब समझाता हूँ। ऑल्टर करने का मतलब, चेंज करने का मतलब है कि ऑल टुगेदर लेजिस्लेशन ही चेंज कर दिया जाए। रिपील करने का मतलब है कि उसको निरस्त कर दिया जाए, अब वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेगा। अमेंड करने का मतलब होता है कि उस एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन में कोई चीज़ ऐड कर देना या उससे कुछ डिलीट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन जो मैंने उड़ा दिया वो था सब्जेक्ट टू द टर्म्स देयर ऑफ टू एनी एडॉप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन दैट मे बी मेड देयर इन अंडर आर्टिकल 372, ठीक है। तो अब मैं अगर इन सबको मिलाकर बोलूँ तो आर्टिकल 35 का क्लॉज भी ये कहता है कि भारत के संविधान के लागू होने से पहले भारत में जो भी कानून चले आ रहे थे, जो कि क्लॉज ए के सब क्लॉज 1 के मामलों से डील करता है या फिर सब क्लॉज 2 के मामलों से, पनिशमेंट वाले मामलों से डील करने वाले वो सारे कानून जो कि आर्टिकल 372 के तहत उनमें जो भी एडाप्टेशन या मॉडिफिकेशन होने थे, उन सब के बाद अगर वो आज भी अस्तित्व में हैं तो वो सारे कानून चलते रहेंगे, लागू होंगे अनटिल और अनलेस के पार्लियामेंट उनको रिपील ना कर दे, यानी हमारा भारत की संसद जो अभी पार्लियामेंट है वो उन्हें रिपील ना करे, उन्हें चेंज ना करे या उन्हें अमेंड ना करे। तो आर्टिकल 372, अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी मेंशन्ड है कि यहाँ पे लॉ इन फोर्स का वही मतलब है जो आर्टिकल 372 के अंदर लॉ इन फोर्स का मतलब है। तो एक बार आर्टिकल 372 को देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। मैंने आर्टिकल 372 के क्लॉज 1 को लिया है और यही आर्टिकल 372 की मोटी मोटी बात कहता है।
ठीक है। तो आर्टिकल 372 का जो क्लॉज 1 है वो कहता है नॉट विद स्टैंडिंग द रिपील बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इनैक्टमेंट रेफर्ड इन आर्टिकल 395 but subject to other provisions of this constitution, all law in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution shall continue in force therein until altered or repealed or amendment by the competent legislature or competent authority। बहुत सिंपल है। इन सारी बातों को समझाने से पहले ये वाली बात समझा देता हूँ कि नॉट विद स्टैंडिंग द रिपील बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इनैक्टमेंट रिफर्ड इन आर्टिकल 395। ये कह रहा है कि आर्टिकल 390, देखिए आर्टिकल 395 में जो आर्टिकल 395 में ये मेंशन्ड है। आर्टिकल 395 हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट आर्टिकल था और उसमें ये लिखा गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इन दोनों एक्ट को रिपील कर दिया गया। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उससे पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्क कर रहा था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। तो आर्टिकल 372 ये कहता है कि आर्टिकल 395 के अंदर जो भी इनैक्टमेंट्स रिपील किए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इन सारे इनैक्टमेंट्स के रिपील होने के बावजूद भी जो भी लॉज या प्रोविजंस इंडिया में इन फोर्स थे या ऑपरेशंस में थे, एग्जिस्टेंस में थे, ठीक है, टिल द टाइम कि हमारा संविधान लागू हुआ ऑन 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो हमारे संविधान के लागू होने से पहले जो कुछ भी लॉज और प्रोविजंस चले आ रहे थे, ठीक है, वो सारे आगे भी लागू होंगे। ठीक है। और उन सारे कानून को ऑल्टर करने का यानी चेंज करने का जो राइट है वो पार्लियामेंट, कोई भी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट हो सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर हो सकती है। ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट साहब भी हो सकते हैं, वो भी कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है। अगर वो कोई ऐसी लॉ है जो कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू लाई गई थी, ठीक है, तो जो भी है, और जो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉज लाए जाते हैं उनको पार्लियामेंट से रेटिफाई करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ऑर्डिनेंस 6 महीने के बाद एक्सपायर कर जाते हैं। तो अगर मैं आर्टिकल 372 की मोटी मोटी बात कहूँ तो वो ये कहता है, अब आर्टिकल 372 में देखिए आर्टिकल 395 का मेंशन इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे लॉज जो कि आज भी मतलब इंडिया में हैं, जो 1950 से पहले बने थे, वो लॉज बने थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। लेकिन आर्टिकल 395 ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिपील कर दिया। तो आर्टिकल 372 ये कहता है आर्टिकल 372 का क्लॉज 1 कि इंडिया में हमारे संविधान के लागू होने से पहले जो कुछ भी लॉज या प्रोविजंस चले आ रहे थे वो सब चलते रहेंगे जब तक से कोई कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर, अगर मैं उसको पार्लियामेंट बोलूँ तो पार्लियामेंट जब तक से उन्हें चेंज नहीं करता, उन्हें रिपील नहीं करता या उन्हें अमेंड नहीं करता। ठीक है। और वो सारे प्रोविजंस डिस्पाइट के आर्टिकल 395 ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिपील कर दिया। तो चूँकि जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या जिस एक्ट के तहत वो लॉज बने थे वो एक्ट रिपील हो गया, लेकिन वो लॉज अगर चले आ रहे हैं, ठीक है, अगर वो ऑपरेशन में हैं तो वो चलते रहेंगे अनटिल और अनलेस कि पार्लियामेंट उनको ऑल्टर, अमेंड या फिर रिपील कर दे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 372 क्लॉज 1। मोटा मोटा ये तो मैंने आपको 35 पढ़ाने के लिए बताया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 35। लैंग्वेज थोड़ी सी मेरी रैंडम हो सकती है बिकॉज मैं चूँकि ये आपको डायरेक्टली पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो लैंग्वेज थोड़ी सी हियर एंड देयर हो सकती है, पर अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच।